ये यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन किए थे, राइट? यस सर। आज डेरिवेशन वाले क्वेश्चन बताता हूँ, डेरिवेशन कैसे करते हैं, डायमेंशन का यूज करके डेरिवेशन कैसे करते हैं, आज वो देखते हैं। दो डायमेंशन, डार्क पेन यूज कर लीजिए। लाइट हो रहा है ये? हाँ सर, थोड़ा सा लेट है। लाइट है, थोड़ा डार्क करो। अब ठीक है। यस सर। तो देखेंगे फॉर्मूला कैसे डराइव करते हैं। इसके लिए एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। और ये मेथड सीखने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू ये बेस्ट समझ में आएगा। तो हमारे पास ये एक पेंडुलम है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम एक तरफ ले जाके रिलीज कर देते हैं। तो ये ए बी सी के बीच में ये ऐसे ए से सी तक या फिर सी से ए तक आया, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये सी से ए तक और ए से फिर सी तक, ये पूरा मिलाकर एक टाइम पीरियड होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, उसे हम टी से नोट कर रहे हैं। ऐसा गिवन है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिससे मैं ले सर रहा हूँ एल। हाँ जी। सर सर ये रिक्वेस्ट थी सर, लास्ट क्लास में सर मैं आ नहीं पाया था सर, मेरा कनेक्शन नहीं हो पाता है फिर। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए, पिछला काम कितना हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं। वो बाद में लेना, अब पहले क्लास चलने दो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ। एक्सलेशन, देखो गलत हो गया ना इसी बात करने की। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एल के ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। जो हमने बॉब अटैच कर रखा है स्ट्रिंग के साथ, ऐसा हमें गिवन है। derive the expression for time period t। तो t जो टाइम पीरियड है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। एंड गिवन एक जो कांस्टेंट आएगा, गिवन डायमेंशनलेस कांस्टेंट इक्वल टू 2 पाई, ये हम यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सर एक्चुअली में इसमें 2 पाई क्यों यूज करा है? एक्चुअली में 2 पाई क्यों यूज करा सर? कुछ और भी तो यूज हो सकता था। ये तो क्वेश्चन में गिवन है।
तो ये तो एग्जामिनर को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, जो सही फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया, जो कांस्टेंट एक्चुअल होता है, इसलिए ये गिवन है। ठीक है। अब यहाँ मुझे पता चल रहा है सब लोग यहाँ पर हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? टी डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहले लिखेंगे टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू, जो वेरिएबल है, सबसे पहला वेरिएबल है एल, इसका एक कांस्टेंट ले लेंगे, पावर हमें पता नहीं है, एल टू पावर ए। दूसरा वेरिएबल है जी, जी टू पावर बी। और थर्ड वेरिएबल हमें गिवन है मास, एम टू पावर सी। टी डिपेंड्स ऑन एल, जी एंड मास एम। इनकी पावर ए बी सी ले ली। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाता है, जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये के रख रहा हूँ, ये के की वैल्यू 2 पाई गिवन है, बाद में यूज करेंगे। तो इसमें ये जो के है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब दोनों तरफ सबकी डायमेंशन रखेंगे। तो टी जो है टाइम की डायमेंशन, तो टी होती है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, के डायमेंशनलेस है। और लेंथ की डायमेंशन है एल, एल टू पावर ए। और ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सलेशन है, इसलिए इसकी डायमेंशन है एल टी माइनस टू। और जो थर्ड पार्ट है, इसकी डायमेंशन है, ये मास है, तो हम ऐसा लिख लेंगे। और यहाँ पे एम और एल नहीं है, जो जो नहीं है उनकी पावर जीरो लिख लेंगे। एल नहीं है तो एल टू पावर जीरो। अब यहाँ पे सब अलग अलग, इनको एम एल टी में डिवाइड कर लेंगे, तो खाली एम एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है, एम टू पावर सी। एल दो जगह आ रहा है, ए और बी, तो ये मिलाकर होगा एल टू पावर ए प्लस बी। और जो टी है वो खाली यहाँ आ रहा है, इसकी पावर है माइनस टू बी। अब इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कंपेयर करेंगे। अपॉन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, तो हमें तीन इक्वेशन मिल जाएंगी। फर्स्ट एम की पावर दोनों तरफ कंपेयर करी, इसी तरह एल की पावर्स दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, और ऐसी टी की पावर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करके लिख सकता हूँ मैं सी बराबर जीरो, और यहाँ ए प्लस बी बराबर जीरो। और थर्ड पार्ट में माइनस टू बी, यहाँ पे पावर है वन। तो माइनस टू बी टू जीरो पावर वन। वन। इसलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इससे मेरे पास आ गया बी इक्वल टू -1/2। सी मेरा डायरेक्ट आ गया, और ए के लिए मैं यहाँ से यूज करूंगा इसको, ए इक्वल टू -b। और -b की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा। तो ये ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो इस तरह से मेरे पास ए की वैल्यू, बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब मैं इनको, जो मैंने यहाँ एज्यूम किया था, इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दूंगा। तो टी इक्वल टू के एल टू पावर 1/2
g की पावर है -1/2 और m टू पावर है 0, यानी m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, m टू पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये अंडर रूट, ये 1/2 मतलब अंडर रूट L/J, और के जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है वो मेरा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट 2 पाई है, तो उसकी वैल्यू मैं 2 पाई रख दे रहा हूँ। p इक्वल टू ये मेरा एक जनरल मेथड हुआ है, इससे फॉर्मूला ड्राइव करना है मुझे। इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ऊपर से एक बार फिर से पूरा मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करना था, टी डिपेंड्स अपॉन, टी किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले ये देखेंगे। टी डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग लिखना था एक मिनट। स्ट्रिंग यानी जो थ्रेड है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ है ये एल, जी और एम। तो ये टी डिपेंड लिखा होगा, तो जो भी वेरिएबल्स हैं सबसे पहले उनकी पावर्स ले लेंगे, एक की पावर ए, एक की पावर बी, एक की पावर सी, ऐसे हम मैक्सिमम 3 तक ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ भी एम एल टी 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए एम एल एंड टी यहाँ पे 3 वेरिएबल तक हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल से गिवन है एल, जी एंड एम, तीनों की पावर ए बी सी ले ली, इसको हटा के कांस्टेंट के लगा देंगे। इसकी वैल्यू अगर गिवन होगी क्वेश्चन में तो बाद में ये रख देंगे, नहीं गिवन होगी तो के लिख के ऐसे ही छोड़ देंगे के की टर्म्स में। फिर ये जो क्वांटिटीज हैं सबकी डायमेंशन लिखेंगे, इन डायमेंशन में से मास, लेंथ और टाइम इनको सेपरेट करना है। इधर भी मास, लेंथ, टाइम जो भी ये क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन इधर लिखेंगे। उसके बाद इनके जो करस्पॉन्डिंग है, जैसे मास मास उनकी पावर्स कंपेयर करेंगे, लेंथ लेंथ के साथ, टाइम टाइम के साथ। इससे हमें ये 3 इक्वेशंस मिलेंगी, और 3 वेरिएबल है हमारे पास, ए बी सी, 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उन वैल्यूज को फिर से यहाँ रख देंगे इसमें, तो हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा। ये मेथड आपको समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। सर क्वेश्चन में तो था कि मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन सर एंड में आके तो मास पर डिपेंड कर ही नहीं रहा वो। हाँ तो क्वेश्चन तो ऐसे होगा, वो आपको चेक करना है, वो आपको पहले से नहीं बता सकते ना। वो एक्सपेरिमेंट में लग रहा है हमें ऐसा कि डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉम्ब एम, अब यहाँ पे 0 आ गया तो मतलब नहीं कर रहा है एम के ऊपर डिपेंड। ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो वो हम जरूरी नहीं है कि वो आपको सही बताएं, आपको कभी कभी एक्स्ट्रा भी दे देंगे, तो आपको खुद फाइंड आउट करना है वो। मेथड क्लियर है? अगला एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। एक और नो एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ एक और एग्जांपल लूंगा फिर आप सॉल्व करोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन
सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगती है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा था। डिपेंड्स अपॉन कौन आए? ये लेट आए अभी हैं। सबको टाइम पर आना है स्टूडेंट्स, लेट नहीं आना है क्लास में। मास ऑफ द बॉडी m, स्पीड ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v। ये देखो मैंने कहा भी टाइम पे आना है और सब लेट आ रहे हैं। सोनाली टाइम पर आना चाहिए। ओके, टेक केयर नेक्स्ट टाइम। स्पीड ऑफ बॉडी v डिपेंड करती है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r पे डिपेंड करता है, ऐसा गिवन है। सेंटीपिटल फोर्स कब लगती है? जब ये एक स्टोन लिया मैंने, स्टोन, और इस स्टोन को ये सेंटर सी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। मान लो हॉरिजेंटल सर्किल या वर्टिकल सर्किल, किसी में भी घुमा सकते हैं। वर्टिकल सर्किल में मान लो घुमा रहे हैं, तो ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसका नाम सेंटीमीटर फोर्स होता है। ये गिवन है हमें। ये मास m पे डिपेंड करती है, स्पीड v पर, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r पर, ऐसा गिवन है। और डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हमें मान लो 1 गिवन है। derive the expression for the force। तो हमें फॉर द फोर्स f, इस फोर्स के लिए, सेंटीमीटर फोर्स के लिए डराइव करना है फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस और यूजिंग डायमेंशन। तो डायमेंशंस को यूज करते हुए हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा, फोर्स f, ये देखो अभी और भी लेट आए, Rn इज लेट, सर आ गया आंसर। हाँ पर अभी औरों को, जिनका आ गया उनके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी लोगों के लिए भी एक बार प्रोसीजर मुझे सॉल्व करने देंगे जिससे सबको क्लियर हो जाए। तो काफी लोगों ने कर लिया होगा क्लास में। यस सर। हाँ जी सर। वेरी गुड। तो कुछ स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एफर्ट अच्छा इनका। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m⁴ a, जो दूसरा है वेलोसिटी या स्पीड, इसकी पावर b, और थर्ड वेरिएबल है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r, रेडियस है उसकी पावर c। तो मुझे ये ए बी सी फाइंड करने हैं, फिर मैं ए बी सी इसमें रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट
क्यों? क्योंकि ये गिवन है, इसमें डिपेंड्स अपॉन, ये तो लिखा है डिपेंड्स अपॉन, ये नहीं लिखा कि ये इसकी किस पावर के प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नहीं लिखा है, इसलिए हम जनरल एबीसी कांस्टेंट ले लेते हैं। और जब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा के, जिसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है। बाद में हम इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, अभी मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम दोनों तरफ इन सब जो भी वेरिएबल्स हमारे उनकी डायमेंशन रखेंगे। फोर्स की डायमेंशन L minus एम एल टी माइनस टू, तो इसलिए वो मैंने लेफ्ट में फोर्स की डायमेंशन रख दी। ये यहाँ डायमेंशनलेस है, ये हमें याद भी रखना है, हमने खुद लगाया है और हमने डायमेंशनलेस लिया है, क्योंकि हमारे जो भी डायमेंशंस हैं वो, और ये पेन, जो डायमेंशन है वो, ये एम वी आर जो है इनकी डायमेंशन इसके बराबर आनी चाहिए इनकी पावर्स के साथ। अब मैं इसकी डायमेंशन रख रहा हूँ, तो मास के लिए ओनली एम रखेंगे। वेलोसिटी के लिए क्या रख दूं? LT-1 की पावर b। आयुष, आयुष, देखो ये सब आराम आराम से आ रहे हैं। स्टूडेंट्स टाइम पर आइए, आप लोग टाइम पर आइए, सब लेट कमर्स आ रहे हैं। सर LT-1 पावर बी। हाँ, LT-1, तो यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन रख देंगे और पावर जो मैंने एज्यूम किया वो। और रेडियस के लिए क्या रख दूं मैं? L की पावर सी। एल ओनली, हाँ। तो अब मैं फिर ऐसे करूंगा, इसको तो मैं ऐसे रख देता हूँ, एम एल T-2, और राइट वाले साइड में सबको अलग अलग कर लेता हूँ। तो एम खाली इन दोनों में तो है नहीं, इधर ही एम की पावर है आ गया, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है, तो इसलिए एल की पावर हो गई बी प्लस सी। और टाइम के लिए माइनस बी, टाइम की पावर हो गई माइनस बी, टाइम खाली इसी में। अब मैं दोनों तरफ के एक्सपोनेंट कंपेयर करूंगा। तो जब एक्सपोनेंट्स कंपेयर करेंगे तो रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स लेंगे, यानी मास वाला कंपैरिजन मास के साथ, इसी तरह से लेंथ वाला लेंथ के साथ, और टाइम टाइम के साथ। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, यहाँ से बी प्लस सी मेरे पास आ गया 1, और यहाँ से माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे -2। -b -2 है, इसलिए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। और अब ये जो बी की वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इसलिए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। -1। -1 या 3 कर दूं? सर -1। -1 सर। हाँ, तो अब मेरे पास ए बी सी सब आ गया, मैं ये ए बी सी यहाँ रख दूंगा, और के मुझे 1 दिया हुआ था, एफ इक्वल टू के, ऐसे ही एम की पावर 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए वी की पावर 2, और आर की पावर -1। के की वैल्यू में 1 गिवन है, इसको 1 लिख दूं। तो यहां से मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, फोर्स एफ इक्वल टू mv²/r। और जो एक्चुअल फॉर्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का,
वो भी है ये mv स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो हमारी लिमिटेशन है, वो हम समझ लें, वो हम ड्राइव नहीं कर सकते, वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो इसमें नहीं आएगा। तो वो जो भी नंबर है यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम इससे ड्राइव नहीं कर सकते। ये हमारी लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड है, इस मेथड का ये लिमिटेशन है। ये हमें दूसरे किसी मेथड से मालूम होना चाहिए। बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स में क्या क्या आ रहा है, ये हम इस मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। एक बार देखो, आप लोगों को ये मेथड क्लियर हुआ? यस सर। सर क्लियर है। हाँ, तो मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये वंश आज बोल रहे हैं नए स्टूडेंट हैं, तो अभी फर्स्ट क्लास में जो भी हुआ था, आप अपने फ्रेंड से वो फॉर्मूले ले लेंगे डायमेंशन के, और बाद में मैं थोड़े टाइम के बाद आपको जो बचा हुआ है वो आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है? अभी आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प से फॉर्मूले नोट कर लेंगे, उनकी हेल्प लेके थोड़ा कोशिश करेंगे, फिर जो डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेंगे। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर हाँ, सर ऐसे तो मेरे बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, ऐसे कैसे सॉल्व होंगे? तो बहुत सारे डाउट्स क्यों रखते हो, धीरे धीरे पूछते रहा करो। अभी तो दूसरी क्लास, ये थर्ड क्लास है ना? तो बाकी दो में क्यों नहीं पूछे डाउट्स अपने? सर अभी सॉल्व करे थे ना कल हाँ, तो। तो ये कहो ना कि मैंने सॉल्व बाद में किया। सॉल्व करते रहो और पूछते रहो। अभी आए थे कि चले गए जेंटलमैन? मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं इससे ऊपर ले जा रहा हूँ। नो सर। ये कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आप लोग ट्राई करके बताओ। वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, ये वाटर वेव्स हैं, उनकी वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करती है, वो क्या मैंने, वेवलेंथ लैम्डा, ये लैम्डा का साइन है, वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रो का साइन है, ये डेंसिटी का साइन है, ये रो, डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड करती है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, जी पे डिपेंड करती है। derive the expression। और वेलोसिटी v, तो v जो वेलोसिटी है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है डायमेंशन का यूज करके। वाटर वेव्स की वेलोसिटी वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, ये वेव की लेंथ होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इसके ऊपर डिपेंड करती है, रो कहते हैं इसे। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो हेल्प मिलेगी बाद में, पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। खाली इतना बताना है जब आंसर आ जाएगा कि आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है वो जब मैं पूछूंगा तभी बताएंगे। स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ ट्राई करते हैं। सर आंसर आ गया। यस सर। हाँ तो 1 मिनट रुक जाएंगे, अभी औरों को ट्राई करने दें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। हो गया सर। हाँ सबके आंसर आ गए? यस सर। वेरी गुड। तो मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे। v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर a, जब मैं पूछूंगा तब रो टू पावर b एंड g टू पावर c, ऐसा लिख दें। और इस साइन को हटा के क्या लिख दूं यहाँ पर? के। k। गुड। एक कांस्टेंट आएगा और लैम्डा टू पावर a, और ये जो k है इसकी डायमेंशन कितनी होगी? सर डायमेंशन लेस होगा, 1 होगी। डायमेंशन लेस, वन ओनली, नो डायमेंशन। राइट, ये हमें खुद लगाना है क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, तो फाइनल आंसर में भी के हम रखेंगे। अब सबकी डायमेंशन रखनी है, तो खाली डायमेंशन रखने तक बताओ, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए LT-1 ठीक है क्या ये? यस सर। लैम्डा के लिए क्या लिख दूं? वेवलेंथ की डायमेंशन यस सर। क्या? लेंथ। एल। Length, हाँ हाँ गुड। और डेंसिटी के लिए क्या लिख दूं ये रो के लिए? ml-3। ml हाँ -3। ml-3। आप लोग बता रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, गलत हुआ तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो फिर, ठीक है? ओके। यस सर। और जी के लिए क्या लिख दूं? LT -2 पावर 3। हाँ तो ये बिल्कुल सही है, जिसने भी ऐसा ऐसा किया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ यहाँ N0 LT-1, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मैं पहले m लूंगा, m कलेक्ट करता हूँ, m की पावर b। अब l देखूंगा, l तीनों में आ रहा है, ध्यान से लिखना है, इसलिए l की पावर a, यहाँ से आया -3b, और यहाँ से आया +c। और टाइम इन दोनों में नहीं है, खाली यहाँ पर है टाइम की पावर -2c। अब दोनों तरह एक्सपोनेंट कंपेयर करने हैं, तो इससे मेरा b 0 आ गया, यानी डेंसिटी है ही नहीं इसके अंदर। तो हम नाराज नहीं होंगे कि यहाँ पे तो लिखा है डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर, और अब ऐसा कैसे 0 आ गया, हम नहीं मानेंगे अब, ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे, है ना? यस सर। हाँ, नाराज नहीं होंगे। क्वेश्चन तो एग्जामिनर को पूछना है, वो तो ऐसे ही पूछेंगे क्योंकि वो तो आपको फाइंड करना है डिपेंड करेगा या नहीं। अभी तो ये माना जाता है कि एक्सपेरिमेंट करने पर ऐसा लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है,
फिर हम चेक करते हैं तो पता लग जाता है नहीं इसके ऊपर नहीं आ रहा। अब एल के लिए ए माइनस सी बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 1, और टाइम से आ गया -2c बराबर है -1, यह -1। तो इसका मतलब c की वैल्यू है 1/2। तो b तो 0 है और c की वैल्यू 1/2, इसमें हम रख देंगे a -0 तो इससे a की वैल्यू भी आ गई 1/2। तो a और c मेरे आ गए 1/2 और b की वैल्यू आ गई 0। तो इसलिए फॉर्मूले में रख दूंगा k लैम्डा की पावर 1/2 रूट पावर 0 और g की पावर 1/2। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ k अंडर रूट लैम्डा इंटू जी। तो देखो क्या ये आंसर आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर बस ये पूछना है बेटा, ये आशीष मिश्रा के नाम से कौन है? सर मैं हूँ, आशीष ही हूँ। आशीष बेटा, आप न्यू एडमिशन है? नहीं सर, पहली आईडी मेरी प्रभा मिश्रा के नाम से थी, मम्मी के नाम से। ये अपनी आईडी बेटा से मैंने कर रहा हूँ। पहले भी बोला था आईडी चेंज मत करा करो, और करते हो तो मेरे को इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो। सॉरी सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो सबका ये आंसर आ गया? यस सर। हाँ, बड़े अच्छे स्टूडेंट से भाई, सबका आंसर आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे। The wavelength lambda associated with a moving electron depends on किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, देखें। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ है, पार्टिकल की वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी v के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, एंड सर मास तो इसका कांस्टेंट होगा ना इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास तो सर कांस्टेंट होगा ना। कांस्टेंट होगा। फिर आगे आगे भी तो बोलो। depends on its mass m, velocity v and Planck's constant h। प्लैंक कांस्टेंट अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो अभी बताऊंगा। सर मालूम है। गुड। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर wavelength।
वेवलेंथ लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि इन 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक कांस्टेंट h। ये जो प्लैंक कांस्टेंट है ये हमने इलेक्ट्रॉन के बोर्स मॉडल में, बोर्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम NH/2 यानी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूं। एक तो ये एंगुलर मोमेंटम है MVR, इससे निकाल सकते हैं। ये 2 डायमेंशनलेस होता है, एन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी डायमेंशनलेस होता है। या फिर हम इससे निकाल सर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम एक जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है उसका यानी जो रोटेशन में उसका मोमेंटम, उसको हम मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। बाकी हम ये अपने चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, रोटेशनल मोशन में। तो ये एनर्जी बराबर है प्लैंक कांस्टेंट h इंटू न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसमें जो फोटोन की एनर्जी होती है उसका ये फॉर्मूला है। ये एनर्जी है, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम या तो इससे निकाल सकते हैं या इससे, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम h की डायमेंशन निकाल सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है आप लोगों को? किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, और बाकी जिसको सर ये डाउट है MBR इक्वल्स टू NH/2 वाली इक्वेशन कहाँ से आई? सर आंसर ये आ गया। ये बोर्स मॉडल में आती है, बोर्स मॉडल में। हाँ तो अभी आंसर बताएंगे नहीं। बोर्स सर मॉडल में किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोर्स मॉडल पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में या नहीं पढ़ा? यस सर, नील बोर का। हाँ, नील बोर्स का मॉडल केमिस्ट्री यस में, उसमें आता है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना ऑर्बिट्स में। यस तो सर। जिस जिस भी ऑर्बिट में वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो ऑर्बिट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है वो n है। उसके ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 होती है, उसमें h प्लैंक कांस्टेंट है। तो यानी h की डायमेंशन भी सेम हो गई जो एंगुलर मोमेंटम की है। तो h की डायमेंशन के लिए हम MBR की डायमेंशन निकालेंगे, वही h की डायमेंशन होगी। आया समझ में? यस सर, आ गया आंसर भी। आंसर भी आ गया। हाँ, औरों को हम ट्राई करने देंगे अभी। तो बाकी स्टूडेंट्स को ट्राई करने दें हम। सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना अभी? स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? यस। सर हो गया। सर तो आंसर क्या बताओ। लिखूं? हाँ, आंसर सर है λ/k इंटू h/mv। लैम्डा इक्वल टू में बताओ मुझे क्या होगा? सर k कांस्टेंट इंटू h/mv। H/mv, ये आ रहा है क्या सबका? यस सर।
और ये जो के है इसकी वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, सबका आंसर आ रहा है या कुछ अलग भी आ रहा है? स्टूडेंट्स बता नहीं रहे आप लोग, सबका ही आंसर आ गया या नहीं, या किसी को डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। और ये इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या? यस सर, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में। डी ब्रॉगली इक्वेशन याद आ रहा है? यस सर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यानी पार्टिकल की जो वेव नेचर होती है पार्टिकल की, जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स में फिर से पढ़ेंगे 12th में, वो वेवलेंथ, ये पार्टिकल के लिए वेवलेंथ आ रही है, यानी पार्ट है तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी वेव नेचर है, तो ये आती है एच अपॉन एम वी। और यहाँ पे हम इसको बड़ी जल्दी चेक भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, देखो कैसे। एच है मेरा एम वी आर, एच बाई एम बी रख दिया मैंने, तो एम बी कैंसिल, यानी आर, आर यानी लेंथ, और जो वेव लेंथ है उसकी डायमेंशन भी लेंथ है, तो यानी मुझे क्लियर हो गया कि मेरा आंसर ठीक आ गया। सर आपने ये क्या करा वो समझा दो एक मिनट, जो आपने ब्रैकेट में करा। ये जो क्या है ये, यस सर। ये मैंने अपना आंसर आने के बाद एक बार आंसर फिर से चेक भी कर लिया कि एग्जाम में एक बार देख लूं, क्या पता गलत तो मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। ऐसा लगता है ना कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करके बाई चांस कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हो, तो सर इसलिए एम मैंने एच की डायमेंशन एम बी आर थी ना वो रख दी। यस सर, ओके सर। तो एम बी कट के मीटर आ गया ना ये लेंथ, यस और सर। लैम्डा जो वेव लेंथ है वो भी मीटर है, तो यानी मेरा सही आ रहा है डायमेंशनली, तो इससे आंसर चेक हो गया। ये आंसर चेक करने का मेथड हो गया। तो कहीं कहीं हम आंसर चेक कर सकते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन आया उसमें फिर से कुछ कुछ वैल्यूज रख के डायमेंशन रख के फटाफट चेक कर लिया, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा हमारा ज्यादा मार्क्स में आएगा, तो हमारे सारे मार्क्स चले जाएंगे अगर सिली मिस्टेक होगी। हमें सब आता है, पर सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स नहीं कटने चाहिए हमारे, है ना। तो स्टूडेंट सबका हो गया ये, किसी को कोई डिफिकल्टी इसमें? नो सर। अगला क्वेश्चन दे दूं मैं आप लोगों को? यस सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। भाई साहब आ जाओ। ये विस्कस ट्रैक F on a small spherical ball depends upon radius of the ball, radius of ball r velocity of ball v, यानी जो स्फेरिकल बॉल्स हैं अगर वो किसी मीडियम में फॉल हो रही हैं तो उनके ऊपर एक विस्कस ड्रैग एफ, ये फोर्स होती है, विस्कस ड्रैग फोर्स एफ, वो फोर्स वर्क करती है, वो सर फोर्स रेडियस ऑफ
बॉल पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ बॉल पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ फॉल जो हो रहा है, यानी किस वेलोसिटी से वो बॉल फॉल हो गई, और डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ये ईटा बोलते हैं हम इसे, ईटा से नोट करते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। तो ये इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सर फोर्स की डायमेंशन ही लगेगी ना इसमें? फोर्स की डायमेंशन लगेगी। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ। सर ये थर्ड वाला क्या है? और के की वैल्यू यहाँ 6 पाई के मैंने, कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई। थर्ड वाला सर ये थर्ड वाला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने डिस्कस किया था क्लास में। सर कब कराए? कब कराया? सबने किया है, बोलो क्लास डिस्कस किया है या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ देखो ये सब बोल रहे हैं, दो ही तो क्लास हुई है। ml -1 t -1। हाँ ये पास्कल सेकंड से भी निकालते हैं, दो दो मेथड भी बताए थे मैंने इसके, ये विस्कोसिटी निकालने के। तो पहले इसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, फिर हेल्प मिलेगी। हो गया सर। सर हो गया। ओके सर एन के डायमेंशंस बता दो। किसकी? एन नहीं है एन वो, की। एन नहीं है, ईटा कहलाता है वो। अच्छा सर ईटा की बता दो। ईटा की डायमेंशन पास्कल इंटू सेकंड से निकालते हैं, प्रेशर इंटू टाइम। जितने बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इतने आप लोग अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूं। सब कुछ समझ में आ रहा है? ब्रजेश समझ में आ रहा है तुम्हें? सर एक्चुअली मेरे पापा का नाम, मेरा नाम सौरभ है। अच्छा सौरभ, हाँ सौरभ तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया? यस सर। अभी आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, अभी और लोगों से देख रहा हूँ, और लोगों का आंसर आया। कहाँ चलेगा यार, एक मिनट। ठीक है ये खो जा रहे हो आप लोग मुझसे। हाँ ये मिलन आ रहा है, मिलन हो गया क्वेश्चन? यस सर।
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आयुष तुम कहाँ हो भाई? सर कंप्यूटर से लेता हूँ, कैमरा नहीं है, बताया था आपको। अच्छा, ओके। सबका आंसर आ गया? यस सर। बताओ क्या लिख दूं? सर F इक्वल टू 6 पाई R V और सर ईटा। ये तीनों की पावर 1 1 1 आ रही है। यस सर। हाँ, इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं, स्टोक्स लॉ। और ये विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स होती है। और ये कब वर्क करती है? जब जैसे बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स जो फॉल होती है, रेन ड्रॉप्स के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगती है। जब बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे फॉल होती है तो उनके ऊपर अपर डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है। ये हम स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। इसको हम बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे बाद में। तो ये उसका फॉर्मूला है, राइट? यस सर। सर इसमें रेडियस है क्योंकि हमने बॉल ली है, स्फेरिकल है वो। अगर हाँ, सर कोई स्फेरिकल चीज नहीं होती फिर? ये स्फेरिकल के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, है ना? ओके सर। हाँ, तो इसका नाम स्टोक्स लॉ है। ये रेन ड्रॉप्स के ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जब रेन ड्रॉप्स ऊपर से आती हैं हमारे ऊपर गिरती हैं तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे वो हमारे हमसे टकराती हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। अगर ये फोर्स नहीं होती तो वो इतनी जोर से लगती कि हमें वो बुलेट की तरह लगती, डैमेज करती हमें। समझ रहे हैं? तो फिर हम बारिश में जा नहीं पाते। बूंदे इतनी ऊपर से नीचे गिर के आती है। अगर उनकी स्पीड बढ़ती जाए, जैसे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती आती है नीचे। तो अगर रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी बढ़ती आती तो वो हमें हर्ट कर देती। इस फोर्स की वजह से वो हर्ट नहीं करती हमें। इसका नाम स्टोक्स लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। सबका आगे आंसर? यस सर। ईटा की डायमेंशन मैंने निकालने का मेथड बताया था, पास्कल सेकंड याद रखेंगे। पास्कल सेकंड इससे भी निकाल सकते हैं हम। पास्कल है प्रेशर की यूनिट, यानी फोर्स अपॉन एरिया। और ये सेकंड है टाइम। फोर्स है ml t-2, एरिया L²। तो इसलिए ml-1 t-1। ये इसकी ईटा की डायमेंशन है। और इसकी डायमेंशन तो आपको पता है, एल वेलोसिटी की आपको पता है, L-t-1। ए बी सी वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे। फोर्स की आपको पता है। ठीक है, सबके लिए आसान है अब। सर एक क्वेश्चन पूछूं इसी पे? हाँ, पूछो। सर क्वेश्चन है, derive by the method of dimension an expression for the volume of a liquid flowing out per second through a narrow pipe. Assume that the rate of flow of liquid depend on first the coefficient of viscosity of the liquid, the radius r of the pipe, and third the pressure gradient P upon L along the pipe. हाँ, इतने फास्ट बोल दिया तुमने। अब आराम आराम से सांस लेके बोलोगे। ओके सर। सर अब मुझे derive। मुझे लगा अभी कह रहे थे इसी में पूछूं, मुझे लगा इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, और उसकी जगह पूरा ये कहना चाहिए इस चैप्टर के ऊपर पूछा है हमने, इस डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं हमने यहाँ। हाँ, अब बोलो। हाँ। derived by the method of dimension an हाँ, expression for the volume of a liquid flowing out per second through a narrow pipe. रुक जाओ, Assume अभी रुक जाओ, रुक जाओ। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, इसका नाम है फ्लो रेट। यह है फ्लो रेट।
तो इसकी डायमेंशन क्या गई, वॉल्यूम अपॉन टाइम, एल क्यूब अपॉन टी। पहले तो ये समझ लें, ये जो भी है इसको हम क्यू बोलते हैं, फ्लो रेट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बता रहे हो, बोलो। Sir, assume that the rate of flow of liquid depend on the coefficient of viscosity of the liquid. हाँ, एक तो ईटा पे डिपेंड कर रहा है, और So the radius of R of the pipe. रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। The third is the pressure gradient P upon L along the पी pipe. बाई पी बाई एल पे प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर Sir, अपॉन लेंथ। तो ये तीन क्वांटिटी आएंगी, तो इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, इस क्यू के प्रोपोर्शनल ऐसा रख सकते हैं हम। sir K की वैल्यू pi upon 8 है। हाँ, ओके की वैल्यू बाद में रखेंगे हम, है ना। ईटा टू पावर ए, आर टू पावर बी एंड पी बाई एल टू पावर सी इंटू के, ऐसा लिख सकते हैं हम। Yes और sir. दोनों तरफ डायमेंशन रख के सॉल्व कर लेंगे। अब क्या दिक्कत है बताओ, इसमें कोई है प्रॉब्लम? सर अब हो जाएगा। हाँ, ये वैसे आता है पाई बाई 4, ये ईटा नीचे आता है, 8 ईटा एल नीचे आएगा, आर की पावर 4 ऊपर आएगा, इन पाई आर टू पावर 4 इंटू पी, ये ऐसा आता है। और ये पॉइज़ेल इक्वेशन है, पॉइज़ेल इक्वेशन है ये आगे पढ़ेंगे हम, समझ गए। तो आंसर ही आ जाएगा इसका। यस सर यही आ रहा। यही आएगा, जब जो होता है वही आएगा। तो फ्लो रेट याद कर लेंगे बाकी लोग भी। फ्लो रेट मतलब वैसे तो गिवन है उसमें, लेकिन खाली फ्लो रेट लिखा हो तो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, एल क्यू अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टाइम। इससे डायमेंशन निकालेंगे इसकी, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दे दूं क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन था, ये नोट डाउन करना है सर। हाँ, ये भी नोट करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, और बाद में सॉल्व करके देख लेना है ये। अभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर खुद सॉल्व करके देख लेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v depends upon किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम डी के ऊपर डिपेंड करती है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी मीडियम है, मीडियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v, और जो कांस्टेंट के है वो 1 गिवन है हमें। ट्राई करिए आप लोग। सर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होगी? ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस था इसलिए स्ट्रेस के बराबर, और स्ट्रेस प्रेशर के बराबर था। ये मैंने क्लास में ये भी डिस्कस किया था, 3 तरह के मॉडुलस बताए थे। तो प्रेशर के बराबर होगी इसकी डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया।
तो ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सर हो गया। सर हो गया। सर रूट ई अपॉन रूट डी। ऐसा ये बता रहे हैं मुझे, तो मैं लिख दे रहा हूँ v इक्वल टू, और ये बिल्कुल सही है। सर सही है मेरा भी। हाँ, तो सब लोग अपना आंसर इससे मैच कर लेंगे, ठीक है। सर मॉड्यूलस और कोफिशिएंट एक ही होता है? हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कोफिशिएंट कहाँ लिखा है? वो सर तो नहीं कहीं कोफिशिएंट सर नहीं, वो कोफिशिएंट। नहीं, कोफिशिएंट अलग है वो, डिपेंड करेगा, हर चीज अलग अलग, कोफिशिएंट और मॉडुलस से नहीं, यहाँ क्या लिखा है उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि सर बुक में कोफिशिएंट भी लिखा था, उसकी डायमेंशन भी यही थी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यस सर, उसको भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर रखा है। हाँ, तो वो जनरली मॉडुलस ही कहते हैं उसको, कोफिशिएंट तो नहीं कहते उसे। जहाँ इलास्टिसिटी आएगा ना, वहाँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये लगा देना है। तो सबका आ गया ये, किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। ये प्लेनेट्स के बारे में, ये जो प्लेनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं, प्लेनेट्स। मूव अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर होता है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो इनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, टी, वो डिपेंड्स अपॉन, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखते हैं। रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस पे डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सन। देख लें, ये प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि सन के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आर के ऊपर डिपेंड करता है रेडियस, आर एम के ऊपर, जी के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। derive the expression for time period t। और सर आपको अभी मैंने लिखा नहीं, आंसर कैसे आ गया इतनी जल्दी? अभी तो क्वेश्चन भी नहीं पूरा किया मैंने, पहले से ही रख रखा है हमने आंसर क्या। कोई बात नहीं, जिसका आ गया अच्छा है, वेरी नाइस। बाकी लोगों को ट्राई करने देंगे, ठीक है। फिर अभी चेक करता हूँ।
तो टी के लिए एक्सप्रेशन जो आएगा वो आप लोग ड्राइव करने वाले हो। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है? सर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड कर सकता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। जी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कुछ वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यू कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। सर जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं जैसे 9th क्लास में बनाते थे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए तो इस जी को लगाते थे, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं ये करेगा। ये कांस्टेंट है पर ये डायमेंशनलेस बिल्कुल भी नहीं है। सर डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल ही तो है इसमें। इसका मतलब प्रोपोर्शनल बिल्कुल भी नहीं है, वही तो हमें पता लगाना है, वो तो पावर से पता लगाएंगे। हाँ सर, फोर्स प्रोपोर्शनल या फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है तो वही ना। फोर्स का फॉर्मूला m1 m2 और अपॉन आर स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, वहां ये कांस्टेंट जी आता है, तो जी डायमेंशनलेस नहीं होता यहाँ पे। प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो कांस्टेंट लगाते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस नहीं होगा, ये तो हमारी डायमेंशन में ही हम लगा रहे हैं डायमेंशनलेस। सर डिपेंड्स का मतलब क्या होता है? मान लो टी जो है एम पे डिपेंड्स का डिपेंड कर मतलब रहा ये है। होता है, डिपेंड्स का मतलब ये लिखा है यहाँ। हाँ, जो अगर भी एम वेरिएबल है बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। तो नहीं सर इस ऐसा नहीं है, फॉर्मूले में नहीं अगर जी ऐसा बढ़ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन बोल रहे हैं ये, पहले ये बताओ। सर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक चीज दूसरी चीज के, तो जब कोई एक चीज इंक्रीज होएगी तो दूसरी की भी वैल्यू इंक्रीज होएगी। आयुष बोल रहे हो? हैं हाँ आयुष, ये जरा देख के बताओ मुझे, यहाँ पर कहीं पे ये लिखा है कि ये टाइम पीरियड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लिखा है यहाँ पर, या डिपेंड्स अपॉन लिखा है? सर, डायरेक्टली नहीं मतलब इनडायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन होगा तो प्रोपोर्शनली। नहीं ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन, ये पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और ये माइनस में भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहलाते वो। सर अगर अब फ्रैक्शनल में हुई तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर नहीं मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये जी की पावर मान लो 3 आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो ये जी क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहलाएगा। तो इससे आने तो जो भी आएगी वो तो आएगी, इसमें तुम्हें क्या डिफिकल्टी है बताओ मुझे। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब ये है, मान लो जी की पावर अगर ज्यादा है तो टी की कम होगी, यानी कि अगर जी की वैल्यू जब भी इंक्रीज होएगी तो टी की अगर ऐसा वैल्यू अगर डिक्रीज ऐसा होएगी। अगर ऐसा आता है तो, हाँ, अगर ये लेकिन जी सर जी नीचे आ की रहा है। वैल्यू तो कैपिटल जी की ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होएगी, क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये भी है कि टाइम पीरियड की पूरी वैल्यू तभी आएगी जब हम जी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तब नहीं तो टाइम पीरियड की वैल्यू नहीं आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ, इसका मतलब ये भी है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये नहीं है कि जी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये जी अगर इससे बड़ा होता तो टाइम कम हो जाता। अब जी फिक्स है ना, तो टाइम भी तो फिक्स होता है। अर्थ का टाइम फिक्स है या नहीं, सन के अराउंड? सर अगर फिक्स है तो प्रोपोर्शनल का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, इक्वल्स टू का साइन लगेगा फिर तो। नहीं 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 नहीं,
ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे हमने ये, तुम इक्वल प्रोपोर्शनल डिस्कस कर रहे हो या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिस्कस कर रहे हो, पहले ये बताओ मुझे, डाउट किस में है? सर मेरा डाउट ये है कि जी के साथ कोई भी चीज कैसे प्रोपोर्शनल हो सकती है, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, यहाँ से ये क्वेश्चन रॉन्ग है ये कह रहे हैं हम, यस सर। तो हमें -10 मिल जाएंगे। सर जी तो के की जगह पे लगेगी ना जब हम ये की फॉर्मूला जगह करेंगे उसमें। नहीं, नहीं नहीं, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट अलग है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये अलग है। ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसकी पावर 1 भी आ सकती है, इसकी पावर फ्रैक्शन में भी आ सकती है। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो टाइम आएगा, ये अभी हमें फाइंड करना है, ये जी की एक पावर के आ रहा है या जी के रूट के बराबर है या जी के जो डिनोमिनेटर में रूट जी के प्रोपोर्शनल है, ये अभी हमें नहीं पता। समझे? वो हम इससे फाइंड करेंगे। कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यहीं पे लगेगा ये हम गलत, हमें गलत मालूम है, ठीक है। वो तो हम खाली फोर्स में ऐसा करते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जी वहां इंट्रोड्यूस किया था, हर फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा। अब मैं यहाँ से अगर m1 निकालूं जरा, तो m1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से m1 अगर मैं सॉल्व करके निकालता हूँ, FR² अपॉन GM2। तो यहाँ पे जी डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका मतलब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि जी तो यहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको यहीं पे लगाएंगे हम। ये आ रहा है समझ में? आयुष ये समझ में आया है नहीं आया? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, या इसे मैं यहाँ से हटा के ऊपर रख दूँ, ये बताओ। नो सर, डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ, तो फिर कहीं भी आ सकता है ना जी। और आर की वैल्यू निकालूंगा तो R² इधर ले जाके इसका रूट आ जाएगा, तो जी का आर रूट के टर्म्स में ये ऐसा आएगा, R² अगर निकालूं तो, और आर निकालूं तो ये तो रूट जी आ गया, इसका भी रूट आ गया, तो यहाँ तो रूट जी आ गया, तो जी की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन करो। ओके सर। आंसर आया आप लोगों का? यस सर। बताओ मैं क्या लिखूं, T=, सर मेरा आ रहा T² इक्वल टू K² इंटू R³ अपॉन mg। हाँ तो ये भी सही है। टी में लिखेंगे तो इसकी पावर 1/2, ये 1/2 आ जाएगी, ये हमने T² में बाद में कन्वर्ट किया, एक्चुअल में तो ये R की पावर 3/2 आएगी, ये M की पावर 1/2, G की पावर 1/2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। देखो सब लोग ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ये क्या 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 क्या, क्या?
ये जो है ये कभी कभी गड़बड़ करने लगता है। हाँ, तो ऐसे हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे ये हमने स्प्रिंग से, ये एक ऑब्जेक्ट है, मास है, इसे हैंग कर दिया और इसे पुल करके छोड़ दे तो ये ऑसिलेट करता है। क्वेश्चन में गिवन है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T depends upon mass m of object and depends upon force constant of the spring, force constant K ऑफ स्प्रिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितने लोगों को मालूम है? स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है कि आपको? फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? नो सर। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर स्प्रिंग को हम एक्स एक्सटेंड करते हैं तो उसकी स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग की वजह से इतनी फोर्स लगती है, तो एफ इक्वल टू के एक्स, इससे के की वैल्यू निकालेंगे। ये फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन है या कंप्रेशन। मतलब ये लेंथ है हमारी, ये लेंथ है, ये फोर्स आपको पता है, तो इसलिए के की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स अपॉन लेंथ। और फोर्स है हमारा mlt-2, तो इसकी डायमेंशन mt-2। एक्सप्रेशन आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करके बताओ मुझे। सर हो गया। हाँ, गुड। औरों को ट्राई करने देते हैं। हो गया सर। गुड। T proportional to m to power a and k to power b। तो क्या आंसर आ रहा है? T इक्वल टू
कांस्टेंट सी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ के ऑलरेडी हमने यूज किया, इसलिए ये कांस्टेंट मैंने सी ले लिया, दूसरा जो कांस्टेंट आता है डायमेंशनलेस। और आगे और क्या लिखूं? सर अंडर रूट m अपॉन k। और सी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन 2 पाई होती है ये। तो एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया, और ये जो के होता है ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। तो जो टाइम पीरियड है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अभी बाकी लोग चेक करेंगे सबका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सबका ये आंसर आ रहा है, किसी को कोई डिफिकल्टी? तो सर यस सर, यही आ रहा है। सबका आंसर ये आ रहा है? यस सर। गुड, चलो एक दो डायमेंशन पूछ लो, आप लोग बताने वाले हो मुझे, ठीक है? डायमेंशन सब याद करते रहेंगे, और जो आपको डीपीपी मिल रही है वो भी सॉल्व करते रहेंगे, फिर मैं उसके डाउट्स आपको डिस्कस करूंगा। सरफेस टेंशन, सर mt-2। नहीं फॉर्मूला क्या है, किससे निकालते हैं डायमेंशन का? वो फॉर्मूला याद रखना है जिससे निकालना है हमें। फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स हाँ। अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ से निकालते हैं। गुड, तो आ जाएगी mt-2, और इसकी डायमेंशन वही है जो फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन भी सेम आ रही है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो भी फोर्स अपॉन लेंथ है, और ये भी फोर्स अपॉन लेंथ है, इसलिए दोनों की डायमेंशन सेम आती है। एक डायमेंशन और बता दो चलो, स्ट्रेन की डायमेंशन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ, डेल्टा एल अपॉन एल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन कई तरह के होते हैं, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऐसा भी आएगा, और शेयर स्ट्रेन भी आता है। तो कई तरह के स्ट्रेन होते हैं, उसमें से मैंने एक आपको जो सबसे आसान था वो बता दिया, जिसका नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। सभी हालांकि डायमेंशन लेस होंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये L⁻�0 यानी डायमेंशन लेस। सर हाँ जी, सर इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेंस की डायमेंशन क्या होगी? तुम भाई तब से ल्यूमिनेंस के पीछे लगे हो, तुम ल्यूमिनेंस को छोड़ दो, वो कोर्स में नहीं है हमारे, ठीक है? यस सर। हाँ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज L⁻�0। तो आज यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट है? नो सर। तो मैं आज की क्लास यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।